हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे बैकग्राउंड किस तरह से सेट कर सकते हैं हम अपने वेब पेज का, और बैकग्राउंड पे अगर हम कोई इमेज सेट करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज के तो वो किस तरह से करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग बैकग्राउंड इमेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, अपना ड्रीमवीवर जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम काम क्या करेंगे कि हम एक न्यू पेज जो है वो रेडी करेंगे HTML5 का, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले जो एक चीज़ आपको बताऊंगा, इसको हम अपने लोकेशन के ऊपर सेव कर देते हैं जहाँ हम लोग काम कर रहे थे। डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग थे, कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग, लेक्चर नंबर 34 एंड दिस विल बी द इंडेक्स। ठीक है। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, एक इंटरनल CSS जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम अपनी बॉडी को एक्सेस करेंगे, और इसको मैं सेव करके सब उसको लोड करा देता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारे पेज में हाल फिलहाल क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग बैकग्राउंड के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं CSS की, वो कहलाती है बैकग्राउंड कलर के नाम से। ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर सिंपल सी एक चीज़ है। पहले जो बैकग्राउंड कलर्स के ऊपर काम किया जाता था वो सिर्फ हेक्सा कोड्स के साथ काम किया जाता था, और दूसरी चीज़ जो उसके अंदर इस्तेमाल की जा रही होती थी वो ये की जा रही होती थी कि हमारे जो कलर्स के नेम हैं उनके हिसाब से जो है वो कलरिंग इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कि अगर मैं फ़र्ज़ करें सिर्फ रेड अप्लाई करता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं ब्लू करके इसको सेव करता हूँ तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और फिर एक और चीज़ जो हमारे पास हेक्सा कोड्स में होती है, जो कि कलर लाइब्रेरी मौजूद है, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि हेक्सा कोड को जो है हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, और जो भी कलर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कलर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हेक्सा कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, और एंटर करके हम लोग हेक्सा कोड जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप किसी और IDE में काम कर रहे हैं तो आपने करना क्या होगा कि गूगल पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है वेब हेक्सा डेसिमल कलर। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कोई सी भी जो है वो लिंक वगैरह के आप लोग चले जाएंगे, जैसे कि HTML कलर कोड है आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप इसके ऊपर चले गए। यहाँ से अगर आप चाहो तो कोई भी कलर जो है वो यहाँ से पिक करके हेक्सा कोड के अंदर आप डाल सकते हो बहुत आसानी के साथ। यहाँ से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट किया, यानी कि ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास IDE जैसे ड्रीमवीवर वगैरह है ये मौजूद नहीं है, तो बहुत सारे IDEs ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो है वो फ़ीचर अवेलेबल नहीं होता हेक्सा कोड का। तो आपने सिंपल जो है ये कोड यहाँ से सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना है, और उसको सेव आप करेंगे तो आपके पास जो है वही हेक्सा कलर जो है अप्लाई हो जाएगा जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया था। ठीक है। तो ये तो एक तरीका है कि आप किस तरह से जो है वो हेक्सा कोड्स को जो है वो आप इस्तेमाल करते हो अपने बैकग्राउंड को कलर लगाने के लिए। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है जो हमारे पास कलर लाइब्रेरी में मौजूद है, वो है RGBA कलर की प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू आप जो है कलर की ओपेसिटी तक आप सेट कर सकते हो। यानी कि आपका जो कलर इस वक्त बैकग्राउंड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है उसकी जो ओपेसिटी है, यानी वो कितनी मिक़दार में जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, यानी वो थोड़ा सा ब्लर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या फुल 100% उसके कलर्ड होने चाहिए। तो वो भी आप जो है वो सेट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड
कलर्ड के लिए, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना होता है, आपने RGBA कलर्स की लाइब्रेरी जो है वो सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर RGBA कलर की लाइब्रेरी इस्तेमाल है उसे, इसी तरीके से आप वेब के ऊपर भी जाके सर्च करोगे तो आपको RGBA कलर ऑनलाइन मिल जाएंगे। जिस तरह से ये एक कलर लाइब्रेरी आपके पास मौजूद है, तो RGBA भी आप जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस वक्त RGBA भी मौजूद है। अगर आप चाहो तो RGBA भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे पैलेट्स भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पैलेट्स भी बने हुए हैं। इन पैलेट्स में से भी आप सिलेक्शन करना चाहो तो आप कर सकते हो कि कौन सा कलर जो है आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो। तो टूल्स जो हैं वो मौजूद हैं वेबसाइट्स के ऊपर, आप वहाँ से भी जो है चीज़ें अब बहुत आसानी से जो है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं अपनी IDE की इस्तेमाल करूँगा, जैसे RGBA कलर है। इसका थोड़ा सा मैं आगे चल के ही बताऊँगा कि ये जो ओपेसिटी है ये किस तरीके से काम करती है RGBA के ऊपर। तो अभी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप RGBA कलर्स भी जो है आप बहुत आसानी से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप हेक्सा भी इस्तेमाल कर सकते हो और RGBA भी जो है वो बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारे लेक्चर के अंदर जो एक और चीज़ है वो है बैकग्राउंड इमेज को सेट करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं एक इमेज देखना चाहूँगा कोई सी भी, जैसे कि ये एक इमेज है HD रेजोल्यूशंस के अंदर। तो अपने फ़ोल्डर में जाऊंगा, पहले तो डेस्कटॉप कंप्लीट बट 34 और यहाँ पर इस इमेज को पेस्ट कर देंगे। इसका नाम हम दे देंगे बैक के नाम से, बैकग्राउंड, ठीक है। इसको अभी यहाँ पे हम लोग रिमूव करते हैं और यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड इमेज को। अब बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपने सिंपल क्या करना होता है, बैकग्राउंड इमेज का सोर्स बताना होता है कि बैकग्राउंड इमेज आपकी इस वक्त अवेलेबल कहाँ पर है। और अगर आप ख़ुद से बैकग्राउंड इमेज को लगाना चाहते हो तो सिंपल आपने क्या करना होता है, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लगानी होती है, कोलन के साथ आप URL डिफ़ाइन करते हो और URL के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है आप इमेज का नाम विद लोकेशन जो है आप डिफ़ाइन करते हो। अभी ये इमेज इसी फ़ाइल के साथ रखी हुई है तो लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो इसको जो है ना हम चेक करते हैं कि ये बैकग्राउंड इमेज किस तरह से सेट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो बहुत ही बड़ी है इस वक्त, ठीक है। तो इसको भी सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम बैकग्राउंड के साथ जो है वो साइज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ के लिए आपके पास कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, ऑटो, कंटेन और कवर के नाम से। कवर जो है वो आपको पूरा फिक्स्ड साइज़ अप्लाई करता है। जैसे कि अगर हम कवर को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये करता ये है कि जो ओरिजिनल साइज़ आपके स्क्रीन का है, यानी आपकी जो स्क्रीन है वो जितने साइज़ पर अवेलेबल है उस हिसाब से जो है आपका जो बैकग्राउंड है ये ख़ुद ब खुद एडजस्ट होता है, ठीक है। एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है बैकग्राउंड इमेज के लिए वो ये रखनी है कि बैकग्राउंड का जो इमेज बैकग्राउंड जो है वो वेब के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑटोमेटिकली रिपीटिशन मोड में होती है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कितनी दफ़ा सेट की है ये इमेज, सिर्फ एक ही दफ़ा मैंने इसको URL डिफ़ाइन किया है कि इस लोकेशन के ऊपर मेरी इमेज जो है रखी है और आप इसको सेट कर दो बैकग्राउंड के ऊपर। और एक और चीज़ जो इसके अंदर है, जैसे कि मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं बताया कि इस इमेज को आपने कितनी दफ़ा लगाना है, कितनी दफ़ा नहीं लगाना। तो ये इमेज जो है इस वक्त आपके पास वर्टिकल पोजीशन में भी जो है वो रिपीट हो रही है और हॉरिजॉन्टल के अंदर भी ये रिपीट हो रही होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो था तरीका कि आप फ़िक्स साइज़ जो है वो अपने वेब पेज के लिए डिफ़ाइन कर दो और ये फ़िक्स हो जाएगी आपके कवर के ऊपर। तो अब इसके अंदर एक और चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जैसे कि मेरे पास कवर इस वक्त अवेलेबल है और मैं फुल साइज़ में आपको दिखाता हूँ। तो ये कवर आपके पास एक तरीके से डिस्प्ले हो रहा है आपके पास यहाँ पर इमेज के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कवर नहीं डिस्प्ले करना चाह रहा, मैं अपने इमेज का जो साइज़ है वो ख़ुद डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो इमेज का साइज़ भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो बाय यूजिंग CSS। वो किस तरीके से कि आपके पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि 500 px बाय
200px। तो जो पहली वाली प्रॉपर्टी है, वैल्यू है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज़ के लिए, वो है हाइट के नाम से, ये है हाइट आपकी। और ये सेकंड वाली जो है ये आपको इस्तेमाल करते हैं विड्थ के ऊपर, ठीक है। अब इसको जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या हुआ कि मेरी हाइट और विड्थ जो है वो डिफ़ाइन हो गई मेरी इमेज के लिए। मैं थोड़ी सी हाइट यहाँ से बढ़ाऊँगा, ठीक है, 400 करके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया, ठीक है। और इसको मैं 350 करूँगा ताकि इक्वल लगे, थोड़ी सी खिंच रही है आपके पास, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में आपके पास अवेलेबल है। अब इसके बाद आप एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे यहाँ पर कि आपका जो बैकग्राउंड है वो तो सेट हो चुका है, लेकिन इमेज जो है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या चीज़ है, अगर आपने पढ़ा हो कहीं पर, तो ये आपके पास एक ग्राफ होता है जिसके अंदर आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है, जो कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो एक तरीके से वर्टिकल के ऊपर भी जो है वो रिपीट हो रही है और हॉरिजॉन्टल के ऊपर भी जो है आपके पास इमेज रिपीट हो रही है। इस चीज़ को हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम कहते हैं कि बैकग्राउंड रिपीटेशन। तो इसके बाद क्या कहते हैं, रिपीट एक्स एक्सिस, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो इमेज को आप रिपीट करो, वाई एक्सिस के ऊपर रिपीट मत करो, ठीक है। अगर यहाँ y लगा के उसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये सिर्फ y के ऊपर जो है वो रिपीट होगी, x के ऊपर रिपीट नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड रिपीट ना हो तो मैं नो रिपीट जो है वो इस्तेमाल करता हूँ बैकग्राउंड रिपीटेशन के अंदर। तो इससे ये होगा कि आपके जो बैकग्राउंड की रिपीटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि आपके कोड को जो है वो शॉर्ट करती है। अगर मैं आपको बताऊं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कि मैं अगर कहता हूं कि बैकग्राउंड, ठीक है, कलर मैं देता हूं ब्लू और साथ में मैं इमेज का URL भी डिफ़ाइन कर देता हूं, तो मेरे पास जो इमेज इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो ये मौजूद है, ठीक है। और जो बाकी जो इमेज का जो ये वाला कोड है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखिएगा कि मैंने सिर्फ एक ही बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी और उसी के अंदर मैंने कलर भी इस्तेमाल किया है और साथ में जो है वो बैकग्राउंड भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो अप्लाई होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास इस वक्त कलर भी अप्लाई हो गया है एक ही प्रॉपर्टी की हेल्प से, और दूसरा जो है वो मेरे पास इमेज भी जो है वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास एक चीज़ मौजूद होती है वो बैकग्राउंड के अंदर, जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जैसे कि अभी इमेज जो है आपके पास इस वक्त लोड कर रही है लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर, बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है इनहेरिट हो रही है, बैकग्राउंड भी आपके पास सेट है। लेकिन एक और चीज़ जो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस बैकग्राउंड की जो इमेज है इसकी पोजीशन मैं ख़ुद से सेट करूँ। उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है बैकग्राउंड के अंदर, वो है बैकग्राउंड पोजीशन के नाम से। अब इसके अंदर आपके पास लोकेशंस भी अवेलेबल हैं कि किस लोकेशन पे आपने सेट करनी है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ बॉटम, तो ये बॉटम के ऊपर सेट हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे कि अगर मैं इसको करता हूँ सेंटर, तो अब ये लोकेशन जो है वो उस हिसाब से नहीं है जो कि आप बता रहे हो इसको, यानी कि सेंटर, टॉप, बॉटम, ये अपने हिसाब से सेट कर रहा है। तो आपने इसके लिए क्या करना होता है कि आपने दो वैल्यूज़ डिफ़ाइन करनी होती हैं बैकग्राउंड पोजीशन के लिए। सेकंड वैल्यू आपके पास जैसे सेंटर है तो आपने पहली वैल्यू भी बतानी है। जैसे मैं इसको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप बॉटम कर दें इसको, तो बॉटम सेंटर जो है ये ऊपर चला गया। अब जैसे कि मैं इसको कहता हूँ फ़र्ज़ करें टॉप सेंटर, तो ये क्या करना चाहिए इसको कि टॉप से लेके सेंटर में इसको अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से कवर भी कर सकते हो, ठीक है। इसको कवर करके जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँगा इसके अंदर, वो क्या है, वो ये है कि जैसे कि अगर हम इसका साइज़ भी छोटा बड़ा करेंगे तो ये सेंटर में ही रहेगा, ये कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ जो आपके पास यहाँ पर है कि जैसे कि कवर मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, तो अब इसकी जो इमेज का जो साइज़ है वो रिस्पॉन्सिव है,
रिस्पॉन्सिव कैसे कि अगर मैं इसकी स्क्रीन की जो विड्थ है वो छोटी बड़ी करता हूँ तो उसके हिसाब से इमेज जो है वो फ्लोट कर रही है, ख़ुद ब खुद छोटी बड़ी हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इमेज का साइज़ जैसे कि मैंने अभी किया था 500px एंड 450px, तो अब इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो फिक्स्ड साइज़ में हो गई है। अब अगर आप इस लेवल पे आके, जैसे कि ये अभी 550 है, इससे कम करोगे तो आपके पास ये इमेज जो है वो मज़ीद साइजिंग में नहीं आएगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो फ़र्क हैं कि इमेज साइज़ और इमेज को ऑटो कवर अप्लाई करने का। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो बैकग्राउंड के हवाले से हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते, मैं कर चुका हूँ काफ़ी, क्योंकि मैं तो एज एन डेवलपर काम करता रहता हूँ, तो मैं काफ़ी इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कुछ कंटेंट चाहिए होगा टेक्स्ट बेस, जैसे कि मैं विकीपीडिया को ओपन करता हूँ और कुछ टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ ताकि मैं एक वेब पेज के अंदर कुछ टेक्स्ट ले सकूँ। और फिर मैं आपको बैकग्राउंड के साथ एक चीज़ करके दिखाना चाहता हूँ, लेक्चर या नाम से आप मुझे कुछ भी दे दो। ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं अपने वेब पेज के अंदर लेकर जाऊँगा। यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आके अपनी बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ज़रा अपना वेब पेज चेक करते हैं कि कंटेंट कहाँ तक आया है। ठीक है, ये अब हमारे पास ये जो कंटेंट है वो काफ़ी भर चुका है। थोड़ा सा मैं इसके साथ इसको ज़रा डिव में लेके मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ इसके अंदर, ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। थोड़ी सी क्लासिक चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये आप सीख गए हैं तो डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत फ़ायदा जो है आपको होगा इससे, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। इसको मैंने भी जब इसको सीखा था तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी सर्चिंग के बाद मुझे कोई ऐसा ट्यूटोरियल तो नहीं मिला था जैसे कि कोई हो वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने एक क्लास ली है डिव क्लास और उसके अंदर मैंने अपना सारा कंटेंट डाल दिया है। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा 13px और कलर मैं इसको दूंगा येलो, और इसकी जो विड्थ होगी वो मैं आपको बताता हूँ, ये होगी कम से कम 850px, हाइट ऑटो हो जाएगी। ठीक है, अब और विड्थ और हाइट जो है, जैसे कि बॉडी की जो विड्थ और हाइट है वो मैं ज़रा सेट कर दूँ। मार्जिन 0 एंड ऑटो, इससे ज़रा बैकग्राउंड के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे तो खैर। इसको यहाँ से हम लोग कट पेस्ट करेंगे ताकि इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब ये हमारा टेक्स्ट जो है ये भी सेंटर में हो चुका है और इसको ज़रा मैं लाइन ब्रेक्स करता हूँ, BR, एंड दिस विल बी द BR, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक एंड लाइन ब्रेक। इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये कुछ लाइन ब्रेक्स होगा। अब हमारे पास क्या चीज़ है इस वक्त, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास टेक्स्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज भी इस वक्त अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा कि हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इमेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस इमेज को मैं अब जो है वो कवर के नाम से वापस ले जाऊंगा ताकि ये फिक्स्ड हो जाए मेरे बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अब ये कवर है और अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि इमेज भी जो है वो स्क्रॉल हो रही है और आपका जो टेक्स्ट है ये भी इस वक्त स्क्रॉल हो रहा है। मेरे ख़्याल से मैंने आगे लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ शायद डाली है, इसके लिए एक अलग लेक्चर मैंने शायद क्रिएट किया है, तो हो सकता है कि आगे जाके वो लेक्चर मैं वहाँ से रिमूव कर दूँ, क्योंकि अटैचमेंट के ऊपर मैंने ये चीज़ की हुई है। तो मैं अभी आपके साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट आपके पास एक चीज़ मौजूद है, वो है फिक्स्ड के नाम से। स्क्रॉल वो एक्चुअली ऑलरेडी है,
तो मैं इसको सिंपल फिक्स करूँगा। इससे ये होगा मेरी बैकग्राउंड की इमेज जो है वो फिक्स्ड हो जाएगी। ठीक है, अब मेरा बैकग्राउंड जो है वो पीछे फिक्स्ड हो चुका होगा और मेरा जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल बेस होगा। ठीक है, ये जो एक चीज़ है मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स्ड हो जाती है और आपका जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो ये जो एक ज़बरदस्त सी चीज़ है, मैं काफ़ी इस्तेमाल करता रहता हूँ और इसके साथ मैं काफ़ी चीज़ें भी करता रहता हूँ अक्सर और बेशतर। अब एक और चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर रह गई है इस ट्यूटोरियल के अंदर बैकग्राउंड के हवाले से, वो ये है कि जो मेरी GS का जो डिव है, अब मैं इसके ऊपर आपको जो है RGBA कलर का इस्तेमाल करके बताऊंगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ आपको ब्लैक, नहीं पर्पल कर देता है चले, और इसको जो है कलर को हम वाइट कर देंगे, टेक्स्ट कलर को। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करती रहिएगा कि मेरे पास अब क्या चीज़ है यहाँ पर कि पर्पल कलर जो है वो बैकग्राउंड पे अप्लाई हो गया है और टेक्स्ट जो है मेरे पास वाइट में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो डिसेबल हो गया है एक तरीके से, अब दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको यहाँ पर पैडिंग देंगे 50px का, ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग अप्लाई हो जाए हमारे पास। ठीक है, अब ये एक एक्चुअली एक वेब पेज का लुक दे रहा है आपको। और फिर मैं अब यहाँ पर अप्लाई करूँगा वो ही चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, RGBA कलर जो करता है। ठीक है, अब जो पर्पल कलर था उसको मैं यहाँ से हटाऊँगा और मैं इस वाले RGBA कलर को इस्तेमाल करूँगा और दूसरे वाले पर्पल कलर को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड ओपेसिटी जो है वो कम करूँगा। ठीक है, अब ये वाला RGBA कलर हम इस्तेमाल करेंगे और ये वाला जो फिक्स्ड कलर था वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और अब देखिएगा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है RGBA कलर का। ठीक है, क्या हुआ कि मेरे पास जो बैकग्राउंड था वो अब ब्लर हो गया है और इमेज जो है वो मुझे थोड़ी बहुत नज़र आ रही है बैक पर। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको मज़ीद कम कर सकता हूँ उसकी सिलेक्शन करके। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये मज़ीद कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर जो है वो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डीपली जो है वो इसको कवर किया है। और एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून, आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।